एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है सभी के। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। और हम लोग बात कर रहे थे संविधान ने। अभी हम सिर्फ पार्लियामेंट के लेवल पर बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें। संविधान ने कुछ बंदिशें लगा रखी हैं, और आप बोल सकते हो कि कुछ विंडो ओपन कर रखी है। विंडो इस चीज़ के लिए ओपन कर रखी है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस जिसकी वजह से एक पर्सन पार्लियामेंट के किसी भी घर के अंदर जाकर बैठ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। जो बंदिशें हैं वो इसलिए कि इनकी जो सदस्यता है घर की, जिसको हम लोग कहते हैं ये मेंबर हैं पार्लियामेंट के हाउस के, वो जा कैसे सकती है, डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हैं। तो हमने ये देखा था संविधान चाहे क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, संविधान ने एक मुख्य रूप से आज़ादी दे रखी है संसद भवन को, पार्लियामेंट को, कि तुम ना एक ऐसा कानून लेकर आओ जिसमें तुम्हें जैसे जैसे भारत का वक्त बीतता चलेगा, आने वाली जो वास्तविकताएं होंगी, जो रियलिटी होंगी, उसके अनुसार अगर तुम्हें लगता है कि एक एमपी ऐसे ऐसे आना चाहिए और एक एमपी इन सारे ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए, हम तुम्हारे हाथ इस चीज़ के लिए फ्री करते हैं, तुम उसके लिए कानून बना लो बेझिझक। तो हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट ने इस प्रकार से पिछले कुछ बीते हुए सालों के अंदर कैसे कुछ कानून तो एक ही बनाया उसने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत वो करा, लेकिन प्रोविजंस उसके अंदर बड़ी सारी डालता चला गया। जैसे क्वालिफिकेशंस की ही बात कर लें तो पार्लियामेंट के द्वारा 2 एडिशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, और डिसक्वालिफिकेशन की बात कर लें तो पार्लियामेंट के द्वारा 8 डिसक्वालिफिकेशन सजेस्ट करी गई है। अब ये तो हो गया संविधान प्लस पार्लियामेंट कि इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स दे रखे हैं। हम थोड़ा सा एक टॉपिक को एक एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं इस लेक्चर के अंदर, और बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब ये है बेसिकली पर्सन ने अपना दल जो है वो बदल लिया है, अपना जो दल है वो बदल लिया है, बेसिकली अपनी पार्टी की जो एफिलिएशन है वो चेंज कर ली है। अब इससे क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था हरियाणा के ही मेरे ख्याल से वो एमएलए थे, हाँ हरियाणा के एमएलए थे गयालाल, याद है अशप्रीत? गयालाल हरियाणा के ही थे ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना, पंजाब तो नहीं था ना, हरियाणा, हाँ ठीक है, गयालाल। तो इन्होंने क्या करा था, फोर्टनाइट के अंदर, फोर्टनाइट मतलब होता है हफ्ते भर के अंदर, 14-15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 3 बार पार्टी की अपनी एफिलिएशन बदल ली थी। अब डिफेक्शन में होता क्या है, एक पर्सन होता है, ये आप जानते हो वैसे तो, लेकिन मैं हमेशा ये वाला एटीट्यूड ज़रूर अपनाता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में जहाँ बात हो रखी है कभी भी ये नहीं बोलना है मेरे को कि ये हम कर चुके हैं, वो वहाँ से देख लेना। एक बार बाय चाहे भली मैं छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एक पर्सन है वो किसी के पार्टी के टिकट के बेसिस पर इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्शन जीत जाता है, वो इलेक्शन वो पर्सन जो है वो जीत जाता है, I1। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीता होता है वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में ये चीटिंग किसके साथ है? दिस इज द चीटिंग विद द पब्लिक। क्यों? अगर अशप्रीत, शाइनी, जनता को अगर वोट देना ही होता इस पर्सन को, ठीक है, या किसी को भी, तो वो इस पार्टी के किसी अन्य पर्सन को दे देते। जनता ने तुम्हें इसलिए जितवाया था क्योंकि तुम इस पार्टी से एफिलिएटेड हो, राइट? कुछ तो देखा ही होगा जनता ने। जनता की भी तो एक आइडियोलॉजी होती है कि नहीं होती है ना? तुमने इसको ज्वाइन कर लिया, दिस इज अ काइंड ऑफ चीटिंग विद द पब्लिक।
पहले ऐसा होता रहता था, जैसा कि हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी में पढ़ा था। गयालाल जो कि हरियाणा से एक एमएलए थे, इन्होंने इसी पॉलिटिक्स को खेला था और इस पॉलिटिक्स को एक नाम दिया गया था आयाराम आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स। ठीक है, ये हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस से पढ़ा हुआ है। जल्दी फटाफट से आंसर दो। उस लेक्चर में कौन कौन थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के, या फिर किस किसने देखा है वो लेक्चर एटलीस्ट? ठीक है, बस बिस्मिल ने देखा है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ले डाउन करता है दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अब हम क्या कहते हैं, डिफेक्शन की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन का डिस्क्वालिफिकेशन तब भी हो सकता है फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इसको डिस्क्वालीफाई करा गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल। मेरी एक बात ध्यान रखना, पहले मैं एक बार मार्क कर देता हूं। 10th शेड्यूल के प्रोविजंस के अंतर्गत ये आप एक चीज जानते हो, जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्या हमारे संविधान के अंदर डिफेक्शन के ग्राउंड पर कोई एक एमपी डिस्क्वालीफाई हो सकता है? क्या होगा आपका आंसर? यस। ठीक है, हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या डिफेक्शन वर्ड संविधान के अंदर गिवन है? डिफेक्शन वर्ड गिवन है? कैसे बोल सकते हो आप? तो क्या गिवन है 10th शेड्यूल के अंदर? डिफेक्शन वर्ड यूज नहीं कर रखा 10th शेड्यूल में? करो नहीं तो बताओ फिर कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि ये नहीं है? ये नहीं क्यों बोला, पहले मुझे ये बात बताओ, कहीं पढ़ा है कि नहीं है ये? बताओ, मतलब ऐसे ही बोल दिया कि पढ़ा है, मतलब कि सच में, कि मतलब मैं जैसे पूछता रहता हूँ कि आपको एक चिट्ठा बनाने को बोलता रहता हूँ, मतलब ऐसे ही बोल दिया था कि मतलब सच में जानते हो उसका रीजन कि है कि नहीं है गिवन? हाँ। तो नहीं तो अब फाइनली क्या है? मैं तो तब का पूछा ही नहीं क्या कहते हैं जैद, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड गिवन है? ऐड है, मतलब ऐड है ये वर्ड? कुछ कुछ तो चीजें शाइनी ऐसी भी होती है ना कि जो तब से भी नहीं थी और अभी भी नहीं है ना, है ना? लेकिन ये ऐड है, 10th शेड्यूल के अंदर ऐड है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। मैं यहां से बताना क्या चाह रहा हूं, ऊपर ना हमने एक प्रक्रिया देखी थी, क्या? वापस आते हैं जरा। हमने ये देखा था डिसक्वालिफिकेशंस के ग्राउंड कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी बोल रखा है कि पार्लियामेंट अपने एक कानून की मदद से, एक एक्ट की मदद से डिसक्वालिफिकेशन के एडिशनल ग्राउंड्स पेश कर सकती है। पार्लियामेंट ने ऐसा करा भी। 1951 का जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके अंदर एडिशनल क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस के ग्राउंड गिवन है। क्वालिफिकेशंस के 2 गिवन है, डिसक्वालिफिकेशंस के 8 गिवन है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, डिसक्वालिफिकेशन है 8 तक गिवन है, जैसा कि हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। और अगर मैं क्वालिफिकेशन वाले भी साथ साथ फटाफट आपको दिखा दूं, ये 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन के गिवन है, ये और ये, सेम यूजिंग द पावर्स अंडर या मेकिंग अ लॉ अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब क्या होगा, जब भी डिफेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपने इसको डेप्थ में 1 मिनट का पॉज लेकर अगर दिमाग को शांत करके अगर इसको पढ़ नहीं रखा है, तो दिमाग क्या बोलेगा, यार ये तो याद ही नहीं आ रहा मुझे। डिफेक्शन क्या आरपीए 1951 का पार्ट है, या फिर संविधान ने बोला हुआ है कि यस, ऐसे डिफेक्शन का जो प्रक्रिया होती है, हालांकि संविधान में वर्ड यूज नहीं करा गया था, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अब आपके आंखों के सामने क्या है, यहाँ पर ये लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन। तो डिफेक्शन को आप किसके पाले में डालोगे, ये वाली बॉल? कॉन्स्टिट्यूशन के पाले में या फिर पार्लियामेंट के पाले में? कॉन्स्टिट्यूशन।
अब क्या है कि देखो, मैं ये वाली बात पता है क्यों बता रहा हूँ यार, आपका दिमाग क्या कहेगा, जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, लिख लिख कर भी तैयारी कर रखी है, एक एक लाइन आपको, एक एक शब्द कॉमा कॉमा तक इसका याद है। अब आप ये कहोगे अर्शप्रीत, मान लो कि आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, आप ये कहोगे नहीं यार ये डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं था, क्योंकि पहली लाइन ही लक्ष्मीकांत के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंडीशंस देता है 5। आपका दिमाग कहेगा नहीं यार वो 5 है, और उस 5 में से मैंने एक में भी नहीं सुना है कि यार डिफेक्शन जैसी कोई चीज हो। फिर आप कहोगे यार आरपीए वाली मुझे याद नहीं आ रही, क्योंकि वो ना 8 थी, पक्का इन्हीं में से होता होगा कुछ ना कुछ, इन 8 में से ही पक्का कुछ ना कुछ लिखा होगा जिसके बारे में डिफेक्शन होगा। और ये पक्का फिर 1951 आरपीए का पार्ट होगा, यानी कि कुल मिलाकर आप 100 बातों के बाद दिमाग ठहर ठहर जाएगा पार्लियामेंट की आर्ग्यूमेंट पर, लेकिन ये चीज गलत होगी। अब बताओ अगर फ्लो के अंदर हम अचप्रीत इस चीज को अभी छोड़ के आगे बढ़ते, ये अगर ये क्वेश्चन बना के मैं दे देता तो गलत हो सकता था ना, बताओ। सिर्फ यही पूछ लेता मैं कि जो डिस्क्वालीफाई होते हैं कैंडिडेट डिफेक्शन के बेसिस पर एमपी जो होते हैं, ये प्रोसीजर किसने ले डाउन कर रखा है, बताओ सब लोग बताओ। हो सकता था, होने को हो सकता है ना क्वेश्चन गलत, ट्रैप बन सकता है ना बहुत बड़ा, है ना। क्यों, मतलब देखो पता क्या है, पॉलिटी में ना दोनों बातें हैं। आप कहोगे कि एक टाइम पे आप बोलते हो कि एनालिसिस करा करो, फिर आप बोलते हो कि पॉलिटी में चीजें चेंज भी नहीं होती हैं, एलिमिनेट भी नहीं होती हैं। अब क्या होता है, पॉलिटी ना वास्ट है। लक्ष्मीकांत को सिर्फ संविधान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए हमें, ये पूरा का पूरा संविधान नहीं है। अगर पूरा संविधान अगर हम प्रिपेयर करने जाएं, लॉ भी खुद 5 साल की होती है ग्रेजुएशन में, 5 साल हमें पढ़ने को लग जाएंगे इसको। हमें एग्जाम देना है 1 से 2 साल के अंदर, 500 दिन के अंदर अंदर हमें अपना प्रीलिम्स निकालना होता है, जो 0 लेवल से भी तैयारी कर रहा है, तो उसको ऐसे सोच सोच के चलना पड़ता है, समझ रहे हो। तो ये चीज क्या है, आज आपका दिमाग किस चीज पे सेटल हुआ, जल्दी बताओ मुझे जरा। ये डिफेक्शन जो है ये किसका पार्ट है? यस, मतलब उसने ले डाउन कर रखा है इसको, है ना। ठीक है शाइनी, कोई दिक्कत किसी को भी? अ मेंबर इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ, कैसे, कब कब होगा, मतलब इस टॉपिक का मतलब ये है, कौन कौन आ रखा है ठकुराइन, इस टॉपिक का मतलब ये है कि जब भी हम किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं ना, तो डिस्क्वालीफाई जल्दी बोलो ठकुराइन किस किस बेसिस पे हो सकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर, दूसरा शाबाश अर्शप्रीत, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन वो क्या कहेंगे हम उसको, डिफेक्शन। लेकिन डिफेक्शन लॉ क्या होता है, नाम क्या होता है डिफेक्शन लॉ का, क्या होता है डिफेक्शन लॉ का नाम? अरे भाई डिफेक्शन लॉ का नाम बताओ, क्या हो गया, एंटी डिफेक्शन एक्ट भूल गए? बाई गॉड, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं कि पहली बार आ रहे हैं यूपीएससी के सेशन में। अभी यूट्यूब पे हाईलाइट करता हूँ सबको, रुक जाओ। तो एक मेंबर जो है वो इनकर करता है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो अलग बात है। अश्प्रीत अगर हम इसको खोल के रख दें तो हमें क्या पता लगेगा कि किसका पार्ट है? जब लॉ ही है, जब नाम ही आ गया लॉ, तो गलती ये नहीं करनी चाहिए। इसको देखते हुए, इसको देखते हुए पार्लियामेंट ने तो बना दिया, लेकिन ये कंडीशन ले डाउन किसने करी थी डिफेक्शन की? हाँ, दो बातें आप देखो, ये समझाना चाह रहा था मैं टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले। मैं इसको कोई और कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आप वो ना हो। डिफेक्शन टॉपिक जो है, मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लो। डिफेक्शन का जो टॉपिक है और डिफेक्शन के ऊपर जो कानून है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, भाई लॉ संविधान थोड़ी ना बनाएगा, लॉ तो पार्लियामेंट बनाएगा, और संविधान के अंदर चेंजेस भी पार्लियामेंट कर सकता है। ये चीज पार्लियामेंट लेकर आया, लेकिन कब लेकर आया? पार्लियामेंट को सपने आ रहे थे कि मुझे DEFECTION वर्ड यूज करना है? नहीं, इसके लिए डायरेक्शन किसने दी, ये कंडीशन लेट डाउन किसने करी कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 लाइन का भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि डिफेक्शन का प्रोसीजर ले डाउन करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा डिफेक्शन के टॉपिक के बेसिस पर एक लॉ बनना, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो
पार्लियामेंट का काम है। अब समझ गए? तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, संविधान ने क्या डिफेक्शन के बेसिस पर कंडीशंस ले डाउन करी है क्या? बताओ। बताओ बताओ। करी है, कुछ प्रोविजंस दी हैं उसने, जो कि कहां पर गिवन है। और इसके ऊपर जो एक एक्ट बनाकर एडिशनल प्रोविजंस डाले गए, मतलब जो भी ये देखा गया, इसके प्रोसीजर को टाइम टू टाइम चेंज करा गया, थोड़ा अमेंडमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, वो काम अभी तक कौन करते हुए आया और कौन करता रहेगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने टूल क्या यूज करा उस डिफेक्शन के इस 10th शेड्यूल को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए? कानून क्या बनाया, नाम क्या था उसका? एंटी डिफेक्शन लॉ। आज क्लियर हो गया सारी बातें? उसके, हाँ बताओ, बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बताओ इसको जरा सब लोग, हमने डिस्कशन को क्या वाइंड अप करा था? वो 10th नहीं होता, पहली बात तो वो 9th होता है। 9th होता है। अब बताओ शाइनी, जरा अश्प्रीत को एक लाइन में बताओ जरा कि हमने कैसे डिस्कशन को उसको वाइंड अप करा था, क्या क्या निकल कर आया था उसका पहलू? बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज कहीं भी पटक दो अश्प्रीत, 99% केसेस में थंब रूल के साथ आप बोल सकते हो, आंखें बंद करके जुडिशियल रिव्यूज का हो सकता है। और जिसका नहीं हो सकता, चिट्ठे उसके बनाने हैं बस आपको। और ऐसे शाइनी कितने ही बन जाएंगे? पांच पांच लाइनें, 7 सिचुएशंस, 10 सिचुएशन, एक A4 शीट के एक साइड से तो ज्यादा जाना भी नहीं है ऐसा नोट, मैं तो नहीं मानता। और एक A4 शीट आगे और पीछे करके कि कौन कौन से वर्ड्स गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आपको बनाना है। तो देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है। अगर कोई एक पर्सन, और सुबह मैंने बता दिया था ये ही भी नहीं, ही शी और ही दोनों आएगा, ठीक है। इफ शी और ही वॉलंटेरिली, अपनी मर्जी से किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को त्याग दे जिसके टिकट पर वो उस हाउस में आए थे। ये अभी हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? अभी हम पार्लियामेंट्री लेवल की बात कर रहे हैं ना। तो जिसके जिसके बेसिस पर वो इलेक्ट हुआ था, अब जो इलेक्ट हुआ था, क्या यहां पर दोनों के दोनों डिफेक्शन से निपट जाएंगे क्या राज्यसभा और लोकसभा के एमपी? नहीं 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 नहीं, ये यही गलती मत करना, यही गलती मत करना, ठीक है। क्यों अश्विन? भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन एक बात बताओ, पार्टी के साथ एफिलिएटेड तो होते ही है ना किसी। नॉमिनेशन तो सिर्फ 12 हैं, कुछ निर्दलीय भी होंगे, चलो ठीक है, लेकिन पार्टी के साथ तो एफिलिएटेड राज्यसभा के अंदर है कि नहीं है? बताओ, क्या आप लोग ये मानते हो कि राज्यसभा के अंदर अर्पित सारे के सारे मेंबर्स निर्दलीय होते हैं नॉमिनेटेड के अलावा? नहीं ना। जो अगर वो सांसद होते हैं, संसद भवन के अंदर बैठे हैं, तो वो जो सांसद हैं, जो एमपी हैं, किसी ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं कि नहीं है? उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ क्योंकि वो बड़े हाउस, एल्डर हाउस के सेकंड चेंबर से वो नियुक्त हुए, इलेक्टेड इलेक्टेड घोषित हुए, मतलब इनडायरेक्ट भले ही वे में, किसके द्वारा? विधायकों के द्वारा। लेकिन अगर पार्टी के ही ना हो, तो जो, मान लो कि अर्पित बीजेपी के जो विधायक हैं, वो किसी कांग्रेस के नेता को चुन लेंगे कि ये जाके राज्यसभा के अंदर जाके बैठे सांसद बनने के लिए? नहीं ना। तो अश्विनी ये गलती मत कर रहा, देखो हो रही है ना इसमें गलतियां हो रही है, इसका मतलब अच्छी बात है, इसका मतलब अच्छी बात है, दिमाग दिमाग ऐसे ही पकड़ता है एनालिसिस को धीरे धीरे करके। दूसरा, इसलिए कई लोग जो बोलते हैं ना कि लक्ष्मीकांत में टाइम लग जाता है, लिख लिख के कैसे पढ़ो उसको, वो एक बार की मेहनत होती है। रिवीजन को भी टाइम देना पड़ता है आपको, कि जैसे आप जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन तो एक ही बार लिख लो, अगली सुबह उठ के एक बार, फिर हफ्ते के अंदर एक बार, फिर दूसरा हफ्ता जो है उसके अंदर एक बार, फिर मंथ के अंदर एक बार, और 3 महीने के अंदर एक बार। इसके बाद ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती चला जाता है कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक। तो अगर, इफ शी और ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय पॉलिटिकल पार्टी, इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है जल्दी बता दो जरा मुझे। वेरी गुड, प्रो लेवल के हो गए तुम भी सरदारनी। आज तो दिमाग सही टाइम पे चल रहा है, क्या वो रिलेशनशिप में आ गए क्या?
तो इफ शी और ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं विप। इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर्स, इसको कहते हैं अर्पित, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग, यूपीएमपी वाले, बहुत जो चल जिसकी, वेरी गुड, निर्दली, है ना। अच्छा, इनको जरा अर्पित जरा समझा दो एक बारी जरा कि निर्दली क्या होता है, अगर इन लोग को समझना है क्या होगा निर्दली मतलब। बीजेपी कांग्रेस, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया, मतलब वो किसी की पार्टी टिकट के सिंबल के बेसिस पे, आपको कि छोटी पार्टी हो सकती है क्या, बड़ी पार्टी हो सकती है क्या, अर्पित कोई भी पार्टी के साथ होगा क्या, नहीं होगा। पार्टी मतलब वो क्या होगा कि किसी पार्टी से ज्वाइन करके किसी के टिकट पे खड़ा नहीं होगा, वो अपने खुद के इलेक्शन चुनाव पे चिन्ह पे खड़ा होगा वो अपने। हाँ, उसका वोट जाएगा। तो नहीं, मैं वही इनको बताना चाह रहा हूँ कि छोटी भी पार्टी हो सकती है क्या, जिसका नाम भी नहीं सुना हो, किसी ने छोटी लेवल पे पार्टी हो कोई हो, है ना, नहीं हो सकता ना ऐसा। अपना चुनावी चिन्ह होना चाहिए इसके पास, है ना। तो यहां पर यही है, इफ एनी निर्दलीय इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे इस लेक्चर के बाद ये पता करके दोगे, सब लोग, अर्पित स्पेशली आप भी मुझे पर्सनली, अर्पित आप बताना, आप इस पर ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओगे। लोकसभा और राज्यसभा में अभी कितने निर्दलीय हैं, अगर हैं तो कितने हैं, और उनके नेम भेजना मुझे ज़रा अर्पित, और सब लोग, ठीक है, उनके नेम भेजना ज़रा मुझे। और अब ये मत कहना, ये मत लिख देना उस पर, ठीक है, आप लोग सब, कि निर्दलीय है वो इस पार्टी से, अरे वो किसी पार्टी से हो ही नहीं सकता, कल को इसको सर्च मारने लगो, समझ रहे हो अर्पित, मतलब मैं इन लोगों को भी कह रहा हूँ कि पता चला वो सर्च मारने लगे, सर पार्टी भी लिख कर देनी है, पार्टी तो लिख कर नहीं देनी है, पार्टी का होगा तो निर्दलीय कैसे होगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके लिए हम लोग हो सकते हैं खड़े अर्पित, अगर हम लोग अगर 25-25 साल के हैं और 30-30 साल के हैं तो हो सकते हैं खड़े, बिल्कुल हो सकते हैं। बस नंबर ऑफ इलेक्टर्स का आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक सपोर्ट चाहिए होता है, और फिर आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हो, इलेक्शन कमीशन आपको क्या इशू करता है कुछ दिन के अंदर, सिंबल सिंबल देता है। हाँ, वो तो है ही पहले जमाना जब हो जाती है वो तो है ही, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी खड़ा हो जाए, क्योंकि किस में निर्दलीय, ये वाली लाइन कह रहे हो ऊपर, नहीं अश्वरीत, पार्टी दूर दूर तक नहीं होती है, पार्टी दूर दूर तक नहीं होती है, आप अकेले हो उसमें, मतलब हम सारे लोग ना, अगर आप हो तो हम लोग आपको सपोर्ट करने रैली वैली में आ जाएंगे, आप कोई पार्टी नहीं हो। इस बार क्या कहते हैं, हाथ को वोट दें, इस बार झाड़ू को वोट दें, ये सब नहीं बोलेंगे हम लोग, हम आपके सिंबल के नाम पर बोलेंगे, समझ गए, मतलब आपने यहां पर खुद का सिंबल बना रखा है, आपने सिंबल बना दिया स्प्रीत अपना, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है, कि इस बार मिडल फिंगर को वोट दे। अब वो अलग बात होती है कि ऐसे कोई भी चिन्ह को आप एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हो, कभी कभार आपके ऊपर अर्पित आपको पता होगा लिमिटेशंस भी होती हैं, कि चुनाव आयोग आपको एक ऑप्शन देता है कि यही अवेलेबल है, इसी को चुनना पड़ेगा, क्योंकि वो ना क्लैश नहीं होना चाहिए। हमारे देश में क्या लगता है अर्पित, आप चुप रहना एक मिनट, आप लोगों को क्या लगता है कितनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होंगी हमारे देश में, अर्पित कितनी होंगी, अराउंड कितनी होंगी बताना जरा इनको। नहीं, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, एग्जैक्ट नंबर छोड़ो, मतलब वैसे कितनी होंगी, हाँ वैसे ही है, हाँ सारी मिलाकर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज कैसी भी हो जाए, उनका नंबर ऑलमोस्ट 1000 को टच करता है, हाँ सारा। क्यों नहीं, अब आप कहोगे कि यार ये देखती तो है नहीं इतनी ज्यादा वो करके, अरे चुनावी मैदान में सफाया हो जाता है इनका। मैं रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं, पता है क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारी हो जाती है। अब जैसे क्या है, एक पार्टी है, सुना है इसका नाम आपने, सपाक्स का, सुना है, सुना है इसने, आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है इसका, नहीं ना, 2 बार ये पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, ठीक है।
अगर कोई भी निर्दलीय जो मेंबर है वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कल को ज्वाइन करता है, मैं एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं कल को बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा अगर इनको ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरी एमपीशिप चली जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या हुआ अश्वरीत, मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप निर्दलीय होकर एमपी बन गए, कौन से हाउस में जाना चाहोगे जल्दी बताओ? लोकसभा। भाई पावर की भूख है तुम में भी हैं। लोकसभा। और कल को करंट सरकार ने आपको बोला अशप्रीत हमारी पार्टी में आ जाओ, 200 करोड़ रुपए ले लो, क्या करोगे? कितने प्यार से बोल रही चले जाएंगे, चले जाएंगे, यही बोला ना आपने? हैं? चले। वो तो अगर पता है अरविंद, इस जैसे को अगर वो बोले ना 500 करोड़ दे रहे बैठ जाओ तुम, अब मत आना कभी पॉलिटिक्स में, ये कहेगी ठीक है थैंक यू। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर if any nominated member joins any political party after the expiry of 6 months। एक्सपायरी कब से, किस चीज की एक्सपायरी की बात हो रही है यहां पर? जब से इसका क्या हुआ है? हाँ, टेन्योर स्टार्ट हुआ है। नॉमिनेटेड मेंबर कौन? अब लोकसभा में ये वाली बात वैलिड होगी क्या? अब बताओ शैनी। नहीं ना, अब सिर्फ कहां पर बची ये वाली बात करने के लिए? अब ये वाला पॉइंट हम सिर्फ कौन से हाउस में डिस्कस कर सकते हैं? अब ये वाला राज्यसभा के अंदर। अबे राज्यसभा बोला करो झाड़ू अंग्रेजी में, अपर हाउस। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, अब वो नॉमिनेशन से आया है, फटाफट से जरा मुझे रिकॉल करवाओ नॉमिनेशन के 4 पहलू। कौन करेगा सबसे पहले? तो हम ये पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और राज्यसभा की नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, बंदा कौन करेगा नॉमिनेशन जल्दी बताओ? पीएम लिख दूं? पीएम लिख देता हूं, पीएम लिख दूं ठाकुराइन, बताओ। लिख देने दो ना प्लीज। 4 कौन कौन से जल्दी बताओ? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, एंड चौथा है सोशल सर्विस। अगर ये विधान परिषद होती तो गवर्नर का एक और पहलू क्या होता नॉमिनेशन करने का? कोऑपरेटिव मूवमेंट। शैनी कह रही प्राण ले लिए कि साल पूछते पूछते। शैनी आज तुम्हें प्यार नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, लेकिन जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर होगा ना, तुम किसियां देते देते नहीं थकोगे मुझे फोन पे कि तुमने इतना पकाया नहीं होता ना, तो मतलब ये क्वेश्चन होता भी नहीं फिर मुझसे। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, कितने नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा के अंदर? 12। ठीक है, सब भाई सब लोग, मतलब अश्वरीत ये आंसर पूछता हूँ मैं ऐसे मरे मरे के जैसे, पता नहीं वो नहीं होता कि अभी हमसे कोई ABCD पूछ रहा है, इतना इतना घमंड हो गया इन लोगों को अपने ऊपर कि 12 राज्यसभा, हाँ सुन लो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, जैसे वो नहीं होता जैसे वॉल्यूम हम लोग वो एडिट कर देते हैं जैसे किसी चीज़ में। ठीक है, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर, अब जैसे अश्विनी आप आए हो नॉमिनेशन से, आपने देश को बहुत योगदान दिया, आप लता मंगेशकर जैसी, आप चलो आप तो लिटरेचर, आर्ट ना, डांस से आप आए हो, भरतनाट्यम करा हुआ है ना अश्वित आपने नेशनल लेवल पर, तो आप भरतनाट्यम के उसमें वो करके आप आए हो यहाँ पर, आपको चुन लिया गया है। ठीक है, अब कल को आपको कोई बोले पार्टी के ज्वाइन कर लो यार हमें, भरतनाट्यम में तुमने सिर्फ घुंघरू ही घुंघरू तो बजाए हैं, हम तुम्हें उस घुंघरू की कीमत देते हैं 500 करोड़ रुपए, क्या करोगे? क्या करोगे? एमपीशिप चली जाएगी उस साल के लिए, मतलब उस टेन्योर के लिए चली जाएगी, ज्वाइन कर लोगे? अबे सोच क्या रही है, बोल हाँ। नो, नो, नॉमिनेशन में होने में बड़ी इज्जत मिल रही है तुम्हें वहां पे है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्कालिफिकेशन अंडर द 10, अच्छा ये सारी डिस्कालिफिकेशन होंगी किसके अंदर? 10 शेड्यूल के अंदर। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा के केस के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, और राज्यसभा के केस के अंदर द चेयरमैन। ठीक है, अच्छा मुझे ये जरा ये बताना, जो पर्सन राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो ऑटोमेटिकली एक और पोस्ट कौन सी ऑक्यूपाई करता है देश के अंदर? वाइस प्रेसिडेंट। चलो ये वाली बात सबको पता है, इसमें जोश दिख रहा है, देखो देखो पता है ये पहली बार पूछा है, क्योंकि अब यही पकाते पकाते बोर कर दूंगा ना अभी 15 लेक्चर तक, आगे और चलेंगे।
फिर कहेंगे हाँ ठीक है उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। इस ये चार जो हमने पढ़ी ऊपर डिफेक्शन के बेसिस पर, और ये गई 8 ये पार्लियामेंट के बेसिस पर, 5 ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। अब मजे आए? ठीक है। तो इट इज डिसाइडेड इन केस ऑफ लोकसभा बाय स्पीकर नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसने लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली बात हम जानते हैं। और शायद नहीं इसकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छे से 11th क्लास में दे रखी है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ना, बेस डेवलप करने के लिए वो चीज़ अच्छी है। लेकिन मेरे से बिना पूछे अभी आप किसी भी किताब को हाथ नहीं लगाओगे प्लीज़। अपने मन से कुछ भी कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ पर। अभी हमारा एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम के अंदर आप काम करोगे। जब तक आपको इस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं हो जाए कि आपको आंखें बंद करके वो पूरे के पूरे पन्ने याद आ रहे हैं, कहाँ का कॉमा लगा हुआ था, पैराग्राफ कैसे चेंज था, जब तक इतनी शार्प मेमोरी ना हो जाए तो आप साथ साथ ही चलो, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। इन 1992 सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा जो डिसीजन होगा चेयरमैन का और स्पीकर का इस रिगार्ड में, इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि ऐसे तो एक बात बताओ ना जरा, जो स्पीकर होता है, वैसे हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में, जो स्पीकर होता है ये भी वैसे प्रोसीजर जो मर्जी हो, किसके बलबूते पर आ जाता है शाइनी? करंट पार्टी जो होती है ना, काफी काफी हद तक उसी का योगदान होता है ना। और एक बात बताओ, जो अभी तक उस पार्टी के अंदर काम कर रहा था, क्या एफिलिएशन अपनी खो देगा, आइडियोलॉजी खो देगा शाइनी? बताना जरा। और फिर यह भी हो सकता है ना कि करंट पार्टी थंपिंग मेजोरिटी में हो, मान लो कि उसके पास 400 सीटें हो, 400 सीटें हो लोकसभा के अंदर, तो हम कोशिश नहीं करेंगे कि जो जो लोग मान लो समर सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन के अंदर किसी चीज के ऊपर चर्चा चल रही है, जो यहां पर ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं, वो रेज कर रहे हैं, तो एक बार बताना जरा शाइनी, मैं स्पीकर से कह के वो नहीं करवा दूंगा डिस्क्वालीफाई, या चेयरमैन से कह के? बताओ अशप्रीत, होगा कि नहीं होगा? ऐसा हो सकता है ना? अशप्रीत कहेगी बाहर का साटा खिलाऊंगे तेरे को, जिसको डिस्क्वालीफाई कर दो जल्दी, कुछ के भी मुद्दे पर। मैं एक ना प्रवोकिंग लाइन बोलूंगी, ये कुर्सी उठाएगा और तुम बोलना डिस्क्वालीफाई, बाहर निकलो। वो अशप्रीत, हाँ वो तो छोड़ देनी होती, लेकिन आपने इशारा कर दिया ना 2 का साटा। तो वो कर देगा। क्यों? बिकॉज हमारे देश का आदमी किसी भी ओहदे पर बैठ जाए स्प्रीत, वो रहता भिखमंगा ही है ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।